हेलो फ्रेंड्स। एनटी हर बार लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर लेता है। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने टीएस इलियट की परंपरा के सिद्धांत को लिया था। तो हम इस चैप्टर के थ्रू परंपरा का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो इलियट कहते हैं कि परंपरा का जो संबंध है वो जो संस्कृति है, धर्म, दर्शन व जीवन की दृष्टि से होता है। परंपरा कभी मरती नहीं है और निरंतर गतिशील रहती है, जिसके प्रवाह में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों परस्पर एक साथ रहते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि टी एस इलियट का जन्म 1888 में अमेरिका के सेंट लुई नगर में हुआ था। उन्होंने उन्होंने डावर्ड विश्वविद्यालय से 1909 में बीए किया था और उसके बाद उन्होंने संस्कृत और पाली भाषाओं का भी, साहित्य का भी अध्ययन किया था और 1925 में लंदन के प्रसिद्ध प्रकाशक संस्थान फेबर एंड फेबर के निर्देशन बने। आगे देखेंगे। अब इसमें उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह है, उनको भी याद करना ज़रूरी क्योंकि बुक्स भी पूछते हैं। तो उनका पहला काव्य संग्रह प्रूफ एंड अंडर ऑब्जर्वेशन है और जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। सन 1920 में उन्होंने प्रकाशित आलोचनात्मक निबंध लिखे। दी क्रैकेट वुड से उनको ख्याति मिली और बहुत अधिक वृद्धि की इन और इसके पश्चात उन्होंने कई कविता संग्रह लिखे। उसमें क्या क्या आएगा? दी वेस्टलैंड, दी हॉली मैन, ऐश वेडनेसडे, कलेक्टेड पोएम्स फॉर क्वार्टर्स प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ कौन कौन सी? दी वेस्टलैंड, दी हॉली मैन, ऐश वेडनेसडे, कलेक्टेड पोएम फॉर क्वार्टर्स। फिर मर्डर इन दी कैथेड्रल, दी फैमिली रियूनियन, दी कॉकटेल पार्टी, दी कॉन्फिडेंशियल क्लब, ये उनके नाटक है। तो नाटक में कौन कौन से आएंगे? मर्डर इन द कैथेड्रल, दी फैमिली रियूनियन, दी कॉकटेल पार्टी, दी कॉन्फिडेंशियल क्लब। और उसके बाद आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सिलेक्टेड एसेट्स, दी यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, पोइट्री एंड ड्रामा, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स। तो आपको इन सब कृतियों को याद करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स के नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब देखेंगे कि इलियड ने परंपरा के लिए क्या कहा है। परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसे विरासत के रूप में उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। यदि उसे प्राप्त करना है तो श्रम करना पड़ेगा और इसके लिए सर्वप्रथम ऐतिहासिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो परंपरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, उसे विरासत में आप हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उसको हासिल करेंगे। इसका मतलब ऐतिहासिक ज्ञान का जो तात्पर्य है कि न केवल अतीत को अतीत में देखना वरन उसे वर्तमान रूप में भी देखना। मतलब ये है कि हम अतीत को अतीत में नहीं देख सकते, मतलब सिर्फ उसको ही हम समझ नहीं सकते। समझ लीजिए कि अतीत के ऐतिहासिक मतलब जो हमको ज्ञान मिलेगा उससे हम वर्तमान की कल्पना कर सकते हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें अब वर्तमान में क्या करना है। तो इलियड ने एक दूसरे निबंध में लिखा है कि परंपरा को छोड़ देने से हम वर्तमान को भी छोड़ बैठेंगे। इसका मतलब है कि यदि हम परंपरा मतलब अगर हम अपने पास को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम वर्तमान को की कल्पना करेंगे तो ही वही सही डायरेक्शन रहेगी। अगर आप परंपरा को छोड़ देंगे तो आप वर्तमान को भी छोड़ देंगे। दूसरे वो बोल रहे हैं कि परंपरा से मेरा तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों से जो एक स्थान पर रहने वाले एक समूह के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करता है। मतलब परंपरा क्या बता रहा है कि किसी 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 एक निश्चित समूह में वहाँ के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, उस सब को हम जानेंगे। इतिहास बोध इस परंपरा का अभिन्न अंग है क्योंकि जब तक इतिहास का सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक कोई न अतीत को समझ सकता है न वर्तमान को। अब इसमें इतिहास बोध को बता रहे हैं, मतलब क्यों बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जब तक आप किसी के भी इतिहास को मतलब पहले की बातों को, हिस्ट्री को नहीं जान लेते हो उसकी चीज़ की, तो आप न उसका अतीत समझ सकते हैं न वर्तमान। अब आप किसी कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आपको उसका पास जानना है तो आपको उसके इतिहास, उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। वो पास में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, तभी तो आप वर्तमान को उसको समझ पाएंगे, नहीं तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। जैसे कोई पिक्चर होती है, अगर आप उसको अभी से देखेंगे मतलब आधे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या? तो आपको उसको स्टार्टिंग से देखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अब कुछ पहले के विद्वानों ने कहा है
कि पूर्ववर्ती इतिहास परंपरा से क्या तात्पर्य है कि जो पूर्व का इतिहास है उसका बोध होना, उसके बारे में आपको नॉलेज होना। इलियट क्या कह रहे हैं कि जो अतीत और वर्तमान जो है वो परंपरा के मतलब साहित्य जो है वो क्या है, साहित्य एक अखंड धारा है। अतीत और वर्तमान उसके दो छोर हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए परंपरा को एक छोर अतीत में भी प्रभावित होता है और दूसरा वर्तमान संदर्भों से जुड़ाता है। मतलब परंपरा को हम कैसे कहेंगे कि जितने भी साहित्य हैं वो अपने अतीत से सीखकर ही वर्तमान में प्रकट हुए। मतलब अतीत में क्या क्या था उनको जानकर वो वर्तमान में उन्होंने उसके बारे में लिखा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसको आप मिमिक्री नहीं कह सकते, उसको आप कॉपी करना नहीं कह सकते। उन्होंने उसमें अपने विचारों को भी जोड़ा है और जो जो उसमें करेक्शन होना चाहिए, जो जो उसमें चीज़ें ऐड होनी चाहिए, उन चीज़ों को उन्होंने ऐड किया है। तो वो कवि अपनी व्यक्तिगत प्रथा से अतीत और वर्तमान दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है और मूल्यांकन के नए सूत्र भी प्राप्त करता है। वो क्या कह रहा है कि क्लासिक काव्य परंपरा है क्या। तो क्लासिक अर्थात महान काव्य की रचना के लिए टी.एस. इलियट ने ज्ञान की प्रौढ़ता को महत्व दिया है। मतलब कैसा ज्ञान होना चाहिए किसी भी काव्य कृति को की उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो उनके अनुसार प्रौढ़ता तीन बातों से प्राप्त होती है। एक तो मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील की प्रौढ़ता और भाषा शैली की प्रौढ़ता। तो क्या कह रहे हैं कि जो मस्तिष्क की प्रौढ़ता है के लिए इतिहास बोध अर्थात अतीत की जानकारी आवश्यक है। कवि को अपने देश और जाति के इतिहास के साथ साथ अन्य देशों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे शील की प्रवणता में कवि उदांत और उच्च आदर्श या चरित्र वाला होना चाहिए। इसके आधार पर कवि आदर्श चरित्रों का निर्माण करेगा। और तीसरे जो है कि भाषा शैली की प्रवणता, उससे आश्रय है कि कवि का कर्तव्य कि वह प्राचीन कवियों की भाषा का भली भांति अध्ययन करे। अब निर्व्यक्तित्व व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इसके अनुसार टी.एस. इलियट ने 19वीं शताब्दी के स्वच्छंदपूर्ण साहित्य में जो आत्मनिश्चय साहित्य की वकालत की, तो उन्होंने क्या कहा है कि परंपरा का जो सिद्धांत है वो उनके प्रति विद्रोह किया है उन्होंने कि जो निर्व्यक्तित्वता का जो तात्पर्य है उसमें है व्यक्तित्वता का अभाव। मतलब यह समझा जाता है कि कवि अपने व्यक्तिगत भावों और अनुभूतियों को काव्य में व्यक्त करता है। किंतु इलियट ने इसका खंडन किया है। वे कहते हैं कि उनके विचार से काव्य में कवि के व्यक्तिगत जीवन का भाव ही नहीं रहता है। मतलब कवि में व्यक्तिगत जीवन का भाव नहीं रहेगा, इसमें व्यक्तित्व का अभाव रहेगा। मतलब वो सिर्फ अपनी कविता को प्रकट करता है, अपने भाव स्वयं व्यक्तित्व नहीं करता है। मतलब इलियट जो कह रहे हैं कि जो काव्यगत भाव है और व्यक्तिगत भाव वो सर्वदा भिन्न होते हैं। कैसे कि जो टी.एस. इलियट ने लिखा है कि जो सच्ची आलोचना का लक्ष्य जो है वो कवि नहीं बल्कि काव्य है। और काव्य और कवि का जो व्यक्तित्व है वो दोनों भिन्न होता है। मतलब कि जो एक एक कवि है उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो उससे रिलेटेड अपने काव्य को उसमें शामिल नहीं करता है। काव्यगत भाव अलग होता है और व्यक्तिगत भाव अलग होता है। अब कवि के ऊपर कलात्मक दबाव रहता है। कैसे कि जो टी.एस. इलियट जो कहते हैं कि काव्य और कला में आत्मविनाशीकरण सिद्धांत की स्थापना करता है। वह काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व को कोई महत्व नहीं देता है। वह ये कहता है कि कवि का जो भी व्यक्तित्व है उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। किंतु कवि के व्यक्तित्व के अभाव में काव्य रचना कैसे संबंध हो, वैसे कह सकते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में इलियट इस प्रकार कहता है कि काव्य सृजन में कवि के व्यक्तित्व का कोई हाथ नहीं रहता है, किंतु कवि के मन में जो अनगिनत भाव होते हैं, अनुभूतियाँ होती है, बिंब होता है, प्रतीक होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है। वे कलात्मक दबाव के कारण काव्य रचना के रूप में ढल जाते हैं और काव्य रचना की प्रक्रिया में कलात्मक दबाव का महत्व है, न कि कवि की अनुभूतियाँ और संवेदनाओं का। मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें कवि की जो फीलिंग्स होगी और ये सब चीज़ें होगी वो नहीं रहेगी। अब क्या होता है कि जब एक इंसान के मन में एक बहुत ही ज़्यादा अनगिनत भाव रहते हैं, उसकी अनुभूतियाँ रहती हैं और जो जो उसने अपनी लाइफ में बिताया है, तो कहीं ना कहीं वो उसके मन में दबाव रहता है
तो वो जब तक उन भावों को बाहर नहीं निकालता है, जब वो बाहर निकालता है तो एक कृति उत्पन्न होती है, हम बोलेंगे काव्य रचना हमारे सामने आती है। तो इसको आप ऐसे समझेंगे, इसमें जो काव्यगत भाव रहते हैं उसके व्यक्तिगत भाव नहीं रहते हैं। ठीक। और जैसे ये बता रहे हैं कि कवि केवल माध्यम है, ये बिल्कुल ठीक है कि टी.एस. इलियट लिखते हैं कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता है, वरन वह विशिष्ट माध्यम भर होता है। मतलब एक माध्यम है। तात्पर्य है कि कवि अपनी कला में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं करके वह उससे पलायन करता है। कवि एक प्रकार का माध्यम है सिर्फ, जिसके द्वारा काव्यगत अनुभूतियाँ, भावों का मिलन और गठन होता है। जो महान कलाकार होंगे वे अपनी रचना में व्यक्तित्व का परित्याग करेंगे, क्योंकि कला अपने व्यक्तित्व भावों का प्रकाशन नहीं वरन उनसे दूर जाना है। अब हम ये कहते हैं कि कवि जो होता है वो अपने भावों को इसमें प्रदर्शित करता है, पर आपने देखा होगा कि एक कवि जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता है और वह अपने भावों का प्रकाशन नहीं करता है। काव्य कृति के द्वारा वो उनसे दूर जाके एक नई रचना का निर्माण करता है। इसको हम आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इलियट ने बताया कि कविता के 3 स्वर होते हैं। वो कौन से हैं? कि प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि दूसरों से नहीं अपने से बात करता है। इस प्रकार के स्वर में कवि का प्रमुख लक्ष्य समर्पण होता है, अर्थात दूसरों तक अपना भाव या विचार पहुंचाना नहीं रहता है। ऐसी रचनाएं लिखित या प्रगीत काव्य कहते हैं। इसे कवि का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि दूसरे लोग कवि उसे सुनेंगे या नहीं। वह एक ऐसे बाहर से व्यतीत रहता है जिसे काव्य में व्यक्त करके छुटकारा पाना चाहता है। जब रचना पूरी हो जाती है तो वह रचना से कहता है कि जाओ किसी पुस्तक में अपना स्थान प्राप्त करो। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक कवि कविता करता है तो उस समय सिर्फ वो अपने से बात करता है, वो उसको अपने अंदर पूरा एक्सप्लेन करता है, उसको बनाता है। उस समय वह दूसरों से बात नहीं करता है, उसके अंदर वो सारी कविता फीट रहती है। जब तक वो उस चीज़ को बाहर नहीं निकालता है, जब तक वो अपनी रचना को सामने वाले तक नहीं पहुंचाता है, तब तक उसके अंदर एक भार रहता है। जैसे ही वो अपनी चीज़ या अपनी कविता को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है तो वह मुक्ति हासिल होती है, उसे उस चीज़ से पलायन मिलता है, उसे छुटकारा मिलता है और वो रिलैक्स होता है। दूसरा वो स्वर वह कहेंगे जिसमें वो श्रोताओं से बात करता है। इसमें प्रबंध काव्य, कथा काव्य, नीति कविता, व्यंग कविता रखी जाती है। महाकाव्य में भी यही स्वर है। मतलब अब जो दूसरा स्वर है उसमें वो श्रोताओं से बात करता है, मतलब एक नई काव्य रचना करता है। उसमें प्रबंध काव्य आएगा, नीति कविता आएगी और व्यंग की कविताएं आएगी, जिससे वो दूसरों को हंसाने की या दूसरों को मनोरंजन करने की बात करता है। जो तीसरा स्वर है उसमें कवि नाटककार पात्रों या चरित्रों के माध्यम से बात करता है। नाटक की विधा इसके अंतर्गत होगी। जो कवि का तीसरा स्वर है उसमें क्या आएगा? उसमें नाटक आएगा, पात्र आएंगे और यह चरित्रों के माध्यम से वह हमसे बात करता है। ठीक। तो आज हमने इसमें परंपरा का सिद्धांत और निर्व्यक्तित्व का सिद्धांत हमने समझा है। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।